कार्ल मार्क्स बुनियादी तौर पर साइंटिफिक सोशलिज़म का बानी, साइंटिफिक कम्युनिज़म का बानी, जर्मन फ़िलासफ़र, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और जर्नलिस्ट था। और अगर इसके आइडियाज़ का हम देखें, इन्फ्लुएंस और उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कहा जाता है कि मौजूदा दुनिया को क्रिएट करने वाले 3 लोग हैं। पहले नंबर पर कार्ल मार्क्स, दूसरे नंबर पर सिगमंड फ्राइड और तीसरे नंबर पर आइंस्टाइन। तो कार्ल मार्क्स पहले नंबर पर है। इवन जो 21st सेंचुरी में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में इसका नाम रहा है। तो कहा जाता कि कार्ल मार्क्स की वो आइडियालॉजी जो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन यूएसएसआर में हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल उसका इन्फ्लुएंस पेनिट्रेट कर रहा है। सरमायादार ममालिक में जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और इवन वहाँ पे लेबर्स की ज़िंदगी में जो बेहतरी आई है, खुशहाली आई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कार्ल मार्क्स की आइडियालॉजी थी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, जिसने दुनिया को चेंज करने में अहम किरदार अदा किया। वेस्ट डर रहा था कि कहीं तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड कम्युनिस्ट निज़ाम को कबूल ना कर ले, लिहाजा उन्होंने अपने अंदर इस्लाहात शुरू की, रिफॉर्मेशन शुरू की, तो जिनकी वजह से लोगों का निज़ाम ज़िंदगी बेहतर हुआ। इवन कहा जाता है कि वेस्ट में भी जो लोगों का निज़ाम ज़िंदगी है वो तकरीबन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेहतर होना शुरू हुआ। 1818 में 5 मई 1818 में ट्रायर में मार्क्स पैदा हुआ। ये बेसिकली जर्मन था और एक यहूदी ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ था। ये अलग बात है कि बाद में इस ख़ानदान ने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया था। और 14 मार्च 1883 में इसकी हाई गेट लंदन में वफ़ात हुई है और वहीं पे इसे दफनाया गया है। और इसकी कब्र पे बहुत अहम वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उनमें एक बहुत ही अहम फ्रेज़ है, द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज़ हाउ एवर टू चेंज इट। कार्ल मार्क्स ने 1843 में अपनी पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से हासिल की और 1848 में उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा एंजल्स के साथ मिलकर, और 1867 में अपनी मशहूर ज़माना दास कैपिटल का पहला वॉल्यूम लिखा और बाकी 2 वॉल्यूम्स इसके रफ़ीक एंजल्स ने लिखे और उन्हें मुकम्मल किया। इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो कि बेसिकली जर्मन था, लेकिन अपनी इनकलाबी ख़यालात की वजह से उसे जर्मन्स ने भी कबूल नहीं किया। बाद में फ़्रांस चला गया, फ्रेंच ने कबूल नहीं किया, ब्रसल्स चला गया, वहाँ पे भी नहीं कबूल किया गया, और एट दी एंड लंदन चला गया। तो लंदन में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, अगरचे उसे कभी भी लंदन की शहरियत नहीं मिली, लेकिन फिर भी अपनी सारी ज़िंदगी लंदन में ही उसने गुजारी। जितने भी फ़िलासफ़र्स आए उनके यहाँ यूटोपियन सोशलिज़म तो मौजूद था, ख्याली और तसव्वुराती सोशलिज़म तो मौजूद था, लेकिन साइंटिफिक सोशलिज़म उसका बानी सिर्फ और सिर्फ कार्ल मार्क्स है, जिसने साइंटिफिक बेसिस पे एक पूरा वो सिस्टम दिया है कि जिस पर ये निज़ाम कायम होगा। तो देखा जाए तो इन्फ्लुएंस में ये हेगल से सबसे ज़्यादा मुतासर था, लुडविग फ्यूरबाख से ज़्यादा मुतासर था, रूसो से मुतासर था, प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन लॉक। तो ये कुछ बुनियादी लोग हैं। इसके अलावा और बहुत बड़ी लिस्ट है जिनसे इसने असर लिया, और इसका असर जो आने वाले फ़िलासफ़र्स पर वो तकरीबन लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, तकरीबन हर तरह के फ़िलासफ़र्स को इसने मुतासर किया। इवन आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुनते हैं तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर था, ग्राम्स्की इससे बहुत ज़्यादा मुतासर था। और इवन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद जो है कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो तकरीबन सारे मार्क्स की आइडियालॉजी से मुतासर थे।
मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। तारीख का ना जो है जदलियाती और मादी नज़रिया, तो ये बुनियादी तौर पर कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग हेगल के आइडियाज़ को समझें। और उसमें भी सबसे अहम जो हेगल का आइडिया है वो है डायलेक्टिक आइडियलिज्म का नज़रिया। हेगल ने बताया है कि ये कायनात ये आइडियाज़ की बेस पे चल रही है। तमाम जितने भी अदवार गुजर चुके हैं उनमें रूलिंग पावर जो रही है वो आइडियाज़ रहे हैं। एक सोसाइटी वजूद में आती है किसी एक आइडिया की बेस पे, तो वो जब तक आइडिया वो ताकतवर होता है उसकी बेस पे वो सोसाइटी रन करती रहती है। लेकिन जैसे ही उस आइडिया की वीकनेसेस सामने आती हैं तो एक एंटी आइडिया जन्म लेता है। आइडिया को वो थीसिस कहता है और उस एंटी आइडिया को एंटी थीसिस कहता है। अब वो जो एंटी आइडिया वजूद में आया है वो आइडिया आहिस्ता आहिस्ता इतना ताकतवर हो जाता है कि ये जो थीसिस है इसकी कमज़ोरियाँ इस हद तक ताकतवर हो गई कि एक ये नया निज़ाम बन गया है। तो ये निज़ाम एट दी एंड इन दोनों में आपस में कॉन्फ्रंटेशन होती है और एक नया आइडिया और एक नई सोसाइटी वजूद में आती है जो जिसे इसका सिंथेसिस कहते हैं। तो ये बेसिकली जो हेगल का डायलेक्टिक आइडियलिज्म था वो टोटली आइडियाज़ पे बेस कर रहा था। मार्क्स ने ये टोटल आइडिया एज इट ले लिया। हेगल ने ये भी कहा कि एट द एंड ये जो माशरे कायम हो रहे हैं आइडियाज़ पे, एक एंड पे एक एब्सोल्यूट आइडिया आएगा जिसे द वर्ल्ड स्पिरिट कहा जाता है। वो कायनात का, इस दुनिया का आखिरी तसव्वुर होगा जिसकी बेस पे ये माशरा कायम होगा और उसके बाद इस कायनात का, इस दुनिया का अख्ताम हो जाएगा। वो मतलब ये कायनात कहता वजूद में ही इसी वजह से आई है कि उस आइडिया की सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, वो आइडिया वजूद में आ सके। सिर्फ मार्क्स ने ये किया है कि आइडिया को चेंज कर कर मटीरियलिज्म की तरफ ले आया, मादे की तरफ ले आया, मतलब आइडिया को निकाला और मैटर को इसमें शामिल कर दिया। तो उसने अपना तसव्वुर दिया है मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री कि ये हमारी तारीख़ में जितनी भी अब तक तब्दीलियाँ हुई हैं इन सब तब्दीलियों की वजह मादा है, ना के आइडियाज़। तो उसने बयक कलम जुम्बश ये जितने भी नज़रियाती एफर्ट्स हुई हैं, हक और बातिल की आवेज़श हुई हैं, ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। उसका कहना है कि तारीख़ में जितने भी मसले मसाइल हुए हैं, जितने भी जंगो जदल हुए हैं, उनकी रूट्स में सिर्फ़ और सिर्फ मादा है, उनकी रूट में रुपया पैसा है। तो इसी की वजह से मुआशरे में जंगो जदल हुई है, इसी की वजह से मुआशरे में तब्दीलियाँ आई हैं। तो वो 5 हमें स्टेजेस गिनवाता है जिनसे गुज़र के ये मुआशरा, मौजूदा मुआशरा वजूद में आया है। फर्स्ट वो पीरियड कहता है प्रिमिटिव कम्युनिज़म, बिल्कुल इब्तदाई कम्युनिज़म जिसमें स्टेटलेस सोसाइटी थी, हर कोई एक दूसरे के इक्वल था, कहीं भी ज़ाती मलकियत का तसव्वुर नहीं था, लोग खुशहाल रह रहे थे। तो वो मार्क्स की नज़र में वो एक आइडियल सोसाइटी थी। फिर दूसरे नंबर पर जो पीरियड आया उसे एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का नाम दिया कि उसमें लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता खेती बाड़ी शुरू की और ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से एक तसव्वुर इमर्ज हुआ मलकियत का, तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी का आगाज़ हुआ। थर्ड वो स्टेज कहता है एंशियंट सोसाइटीज़ का। तो एंशियंट सोसाइटीज़ में क्या कि ये जितनी भी दुनिया की एंशियंट सिविलाइजेशंस वो वजूद में आई, बड़ी बड़ी रियासतें वजूद में आई। उनमें हम देखें इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है जिसमें बाबल और नैनवा की तहजीबें वो आबाद रही हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन है। तो इन सिविलाइजेशंस की जो खुसूसियत थी, इसमें जो प्रोडक्शन हुई है, तो उन जो जायद प्रोडक्शन है, सरप्लस प्रोडक्शन है, उसकी बेस पे एक बड़ा तबका वजूद में आया जिसने बड़ी बड़ी रियासतें कायम की और इन जायद प्रोडक्शन की वजह से उन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मी इस्टेब्लिश की और दूसरे ममालिक पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। एक बड़ी रियासत इसकी वजह से वजूद में आई। फोर्थ पे फ्यूडल सोसाइटी।
फ्यूडल सोसाइटी का क्या अमल में आया, ये मार्क्स के अल्फाज में 5th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक फ्यूडल सोसाइटी कायम रही। फ्यूडल सोसाइटी में ये कि एक आदमी, एक फ्यूडल लॉर्ड, बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक, और वो अपने यहाँ मुलाजिम रखता, किसानों को मुलाजिम रखता, गुलामी का ये दौर था, इसमें गुलाम भी उसके पास थे, तो उनके ज़रिए पैदावार करवाता और ज़ायद पैदावार से अपनी ताकत में इजाफा करता। तो ये फ्यूडल सोसाइटी। और आखिरी जो पीरियड है जो जिसे मार्क्स कहता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी कायम हुई कि लोग एग्री सोसाइटी से निकल कर कैपिटल सोसाइटी में दाखिल हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। पहले इन्हिसार सबसे ज़्यादा इंसान का ज़राअत पे था, अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ और इंडस्ट्री वजूद में आई। तो ये इंडस्ट्रियल मौजूदा दौर में जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी वजूद में आई। तो इसमें दो ही तबकात थे। अब हर इस दौर में वो कहता है कि तबकात रहे हैं सिवाय प्रिमिटिव कम्युनिज़म में, तो बाकियों में तबकात मौजूद रहे हैं। एक वो जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ये प्रोडक्शन के आलात मौजूद थे, जिसके पास वो ताकतवर तबका था। एक वो जिसके पास मौजूद नहीं थे ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो मजलूम तबका था। तो ताकतवर तबका हमेशा मजलूम तबके पर जुल्म सितम करता रहा है, अपने पावर को ज़्यादा से ज़्यादा उनके ज़रिए बढ़ाता रहा है। और ये आखिरी जो सोसाइटी कायम हुई है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये सोसाइटीज़ में दो तबकात मौजूद हैं, एक बोर्जवाजी और दूसरा प्रोलिटेरिएट। बोर्जवाजी वो है जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक ये असूल बहुत अहम देता है कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहा है वो हमेशा ताकत में रहा है, ताकत के जितने भी ज़राए उसके पास रहे हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रही, और जिनके पास नहीं रही वो हमेशा दूसरा तबका रहा है जिसे उसने इस दौर में प्रोलिटेरिएट का नाम दिया। और उसने कहा कि ये आखिरी तबका होगा। तो ये उसने वो पूरी अपनी मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री दी है कि जिसमें दो तबकात हैं, एक वो तबका जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और दूसरा वो तबका जिसके पास ये मौजूद नहीं है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मौजूद नहीं है, ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर्स का तबका। तो ये उसने एक पूरा वो निज़ाम कायम किया जो कि हैगल का था, जिसमें उसने आइडियाज़ की हुक्मरानी पे बात की थी। इधर इसने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे बात की है कि असल में ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि हिस्ट्री को डिटरमिन कर रहा है। तो नेक्स्ट उसकी सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ क्लास वॉर। तो उसका कहना है कि ये जितना भी निज़ाम चल रहा है दुनिया का उसमें हमेशा आवेज़श रही है, जंग रही है। वो जंग किस किस में रही है? वो क्लासेस में रही है, वो इन दोनों क्लासेस में रही है। कभी ये मास्टर एंड स्लेव के दरमियान रही है, कभी फ्यूडल एंड फॉर्मर के दरमियान रही है, कभी बोर्जवाजी और प्रोलेटेरिएट के दरमियान रही है। ये जंग हमेशा से रही है और आगे भी जारी रहेगी। तो ये थ्योरी ऑफ क्लास वॉर की जो हमें ये अपनी थ्योरी देता, तो इसमें यही चीज़ है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास है वो रूलिंग क्लास है और जिसके पास नहीं है वो ऑप्रेसर क्लास है। तो मौजूदा दौर में प्रोलेटेरिएट और बोर्जवाजी ये दोनों आपस में आमने सामने हैं। और इधर वो बड़ी वाज़िया तौर पर एक बात हमें समझाता है कि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये कॉन्सनट्रेट आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं इन सरमायादारों के पास। आहिस्ता आहिस्ता इनके पास कंसंट्रेशन होती जा रही है, वेल्थ आती जा रही है और वेल्थ सोसाइटी से, ममालिक से ख़त्म होकर एक जगह इनका इर्तिकाज़ हो रहा है। तो इसी बेस पे ये अपनी थ्योरी देता है, थ्योरी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल जितना भी है चंद एक अफराद के हाथों में मरकूज़ होता जा रहा। ये मौजूदा दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से चंद एक सरमायादार वो पैसे को कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी तरफ और उनकी मोनोपोली कायम हो रही है। तो उसकी वजह से एक ऑटोमेटिकली एक मसला जो है वो पैदा हो रहा है, वो ये है कि सोसाइटी में से दौलत निकलकर चंद एक हाथों में मरकूज़ हो रही है और ये चंद एक हाथ जो है ये माइनॉरिटी में है।
और मेजॉरिटी जो है उनके पास उनके बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, वो रिसोर्सेज चंद एक सरमायादारों के पास जाते जा रहे हैं। तो रफ्ता रफ्ता ये होगा कि ये इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल हो जाएगी कि लोगों के पास अपनी वो बेसिक नेसेसिटी जो उनको अपने सर्वाइवल के लिए जो थोड़ा बहुत उनके पास पैसा होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एट द एंड ये एक मेजॉरिटी जो है मज़दूरों की, एक प्रोलेटेरिएट क्लास की जो मेजॉरिटी इतनी है, ये इन माइनॉरिटी सरमायादारों के ख़िलाफ़ उठ खड़ी होगी और एक ब्लडियस्ट रेवोल्यूशन के ज़रिए इनका तख्ता उलट देगी। तो ये इसका जो नज़रिया है, तो इसमें ये साइंटिफिकली इसे प्रूव करता है कि सरमायादार वो इस्तेहसाल कर रहा है मज़दूरों पे। नहीं तो इससे पहले सरमायादार हमेशा यही कहता था कि भाई मैं तो आपको आपकी सस्टेनेंस के लिए ज़राए दे रहा हूँ, आपको आपकी सर्वाइवल के लिए आपको एक फॉरम दे रहा हूँ जिधर आके आप काम करते हैं और अपने घर वालों का पेट पालते हैं, तो मैं कैसे जालिम हुआ। तो ये उसे जालिम करार देने के लिए अपनी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू देता है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है कि वो सिंपली बताता है कि भाई अगर लेट्स सपोज आप एक शूज़ बना रहे हैं, तो शूज़ बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं। आपको रॉ माल दरकार है, दूसरे नंबर पर आपको फैक्ट्री चाहिए, तीसरे नंबर पर लेबर चाहिए। ये तीन चीज़ें आपको दरकार है और प्लस सरमाया। तो ये चीज़ें आपको दरकार हैं। इसमें अब होता क्या है, रॉ माल और फैक्ट्री ये मौजूद है, लेकिन ये रॉ माल को जो जूते की शक्ल, शूज़ की शक्ल दे रहा है, ये मजदूर दे रहा है। लेट्स सपोज अगर रॉ माल जो है वो 1 रुपये का ख़रीदा गया है, 1 रुपया जो है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो गए, सरमाए पे सूद 1 रुपया अगर हो गया, तो उसके बाद जो मज़दूर ने असल में उसे वैल्यू दी है, उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल दी है जो कि बाद में 10 रुपये की सेल हो रही है। अब ये 4 से 5 रुपये तो आपका जो है उस पर इन्वेस्टमेंट है, तो बाकी मज़दूर की जेब में आप 1 रुपया भी बड़ी मुश्किल से डालते हैं। लेट्स सपोज 1 रुपया भी डालते हैं, 5 रुपये जो हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को मैनेज करने के 5 रुपये ले लेते हैं, जबकि हकीकी वैल्यू उस प्रोडक्ट को जो दी है वो किसने दी है, वो मज़दूर ने दी है। तो मज़दूर को इसमें बिल्कुल ही फारग कर दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इस्तेहसाल है कार्ल मार्क्स की नज़र में। तो इस इस्तेहसाल को ख़त्म करने के लिए, इसका तख्ता उलटने के लिए कार्ल मार्क्स की नज़र में मज़दूरों को उठना होगा। वो उठेंगे और इनका तख्ता उलटेंगे। चंद एक सरमायादार इनसे दौलत छीन कर एक प्रोलेटेरिएट गवर्नमेंट वो इस्टेब्लिश करेंगे। ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। तो सोशल रेवोल्यूशन कैसे आएगा, एक तो वो मज़दूरों को टेक्निकली वो बताता है, लॉजिकली बताता है कि आप पर इस्तेहसाल हो रहा है और किन किन बुनियादों पर हो रहा है। तो ज़ाहिरी बात है कि जैसे ही मज़दूरों को एहसास होता है कि उनके साथ ये मसले मसाइल हो रहे हैं, तो मज़दूर उठते हैं। एक पूरी मेजॉरिटी मज़दूरों की, प्रोलेटेरिएट्स की उठती है और बोर्जबाजी के अगेंस्ट इनकलाब ले आती है, और ये इनकलाब लाकर प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर लेती है। तो मार्क्स की नज़र में ये एडवांस कम्युनिज़म है। एडवांस कम्युनिज़म कैसे, प्रिमिटिव कम्युनिज़म का ऐसे आगाज़ होता है, ये अब मौजूदा दौर का ये एडवांस कम्युनिज़म है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्क्स एक डिवीज़न करता है। वो डिवीज़न क्या है, वो है अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज़म एंड लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज़म की। कि इसमें होता ये है कि कम्युनिज़म, प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप कायम हुई है, लेकिन इसके कायम होने में एक ट्रांजिशनल फेज़ है। इस ट्रांजिशनल फेज़ में क्या होगा कि जितनी भी सरमायादारी निज़ाम की बाकियात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, और उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके फिर क्या किया जाएगा, फिर ये है कि एक बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटी कायम की जाएगी।
प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप से एक क्लास तो मौजूद रहेगी। तो मार्क्स की नज़र में वो जो है प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप, ये सरमायादारी के जितने भी मुगल्लज़ात हैं उनको ख़त्म करके बाद में अपनी जो है गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी, स्टेट विदर अवे कर जाएगी, स्टेट ख़त्म हो जाएगी। सोशल रेवोल्यूशन के ज़रिए एट दी एंड स्टेट का ख़ात्मा हो जाएगा। तो व्हाट इज़ सोशलिज्म एंड व्हाट इज़ कम्युनिज्म। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बुनियादी फ़र्क क्या है, तो ये फ़र्क जानने के लिए हम देखते हैं मार्क्स की ज़िंदगी में असल में ये वर्ड दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते थे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब कम्युनिज्म फ्रेंच वर्ड है, कॉमन से निकला है। तो कम्युनिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन्ड बाय कम्युनिटी, और सोशलिज्म का मतलब सेम ही है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन्ड बाय सोसाइटी। तो ये इस तरह से है कि दोनों का मतलब तकरीबन सेम है। मार्क्स ने और एंजल्स ने दोनों ने इसे इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया है, लेकिन मार्क्स ने अपनी किताब है द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, तो उसमें उसने डिस्टिंक्शन क्रिएट की है। एक है अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म और दूसरा लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म। तो लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म को बाद में लेनिन ने इसे सोशलिज्म का नाम दिया और अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म को कम्युनिज्म का नाम दिया। तो ये लेनिन ने ना जो असल में ये इस्तिलाहात दोनों बनाई। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो हम देख लेते हैं। मार्क्स की नज़र में ये लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म जो है, जिसे लेनिन ने बाद में सोशलिज्म का नाम दिया है, उसमें उसने कहा है कि ये एक मजदूरों के इनकलाब के बाद एक ट्रांजिशनल हुकूमत कायम होगी, जिसमें मुकम्मल तौर पर एक क्लासलेस सोसाइटी तो नहीं बनेगी, लेकिन कोशिश की जाएगी कि एक क्लासलेस सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ाया जाए। तो ये जब तक ये ट्रांजिशनल फेज़ है, इस फेज़ में तीन चीज़ें फ़र्क मौजूद रहेगा। नंबर एक, मेंटल एंड मैनुअल वर्क। एक आदमी जो है वो जहनी काम कर रहा है, दूसरा मैनुअल काम कर रहा है, तो दोनों में डिस्टिंक्शन होगा, दोनों की कमाई में, दोनों की लेबर में फ़र्क होगा। दूसरे नंबर पर उसका कहना है कि इस ट्रांजिशनल फेज़ में एक तबका, एक क्लास मौजूद रहेगी जिसे इसने प्रोलिटेरिएट कहा है, उनकी डिक्टेटरशिप मौजूद रहेगी। तो ये तब तक मौजूद रहेगी जब तक कि माशरा बिल्कुल क्लासलेस नहीं हो जाता। फिर है थर्ड पे बोर्जवाजी राइट। बोर्जवाजी राइट जो है ये भी मौजूद रहेगा, मतलब इसमें जो है स्किल्ड लेबर जो है, जो टेक्निकल काम कर रही है, और एक आम लेबर, इन दोनों में फ़र्क रहेगा, दोनों की जो इनकम उसमें फ़र्क रहेगा। तो ये है कि ये सोशलिज्म का जो फेज़ है इसमें इस हद तक फ़र्क रहेगा कि ये जो स्किल्ड लेबर हैं, टेक्निकल लेबर्स हैं, इनकी इनकम ज़्यादा होगी बनिस्बत आम लेबर्स के। तो ये फिर भी मतलब इसमें एक क्लास का शायबा रहता है। तो एट द एंड मार्क्स कहता है कि जैसे ही प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप ये तमाम वो सरमायादारी निज़ाम के बाकियात का ख़ात्मा कर देगी, तो एट द एंड क्या होगा कि स्टेट विदर अवे कर जाएगी। इवन स्टेट भी इसमें मौजूद रहेगी सोशलिज्म में, लेकिन जैसे ही ये तमाम वो सोसाइटी क्लासलेस हो जाती है तो क्लास स्टेट का भी खात्मा हो जाएगा। तो इसमें वाज़ह तौर पर मार्क्स कहता है कि स्टेट असल में बहुत बड़ा टूल है सरमायादारों की ताकत को सिक्योर करने का। सरमायादार अपनी ताकत को जो प्रिजर्व कर रहा है वो स्टेट के ज़रिए कर रहा है। तो स्टेट बहुत बड़ा एक आला है वो सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का। लिहाजा उसका कहना है कि जब स्टेट ही नहीं रहेगी तो कोई भी दूसरे पर चढ़ाई नहीं करेगा, कोई भी नई क्लास पैदा नहीं होगी, लोगों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ वो ख़त्म हो जाएगी। ये जितने भी प्रॉपर्टी राइट जो जॉन लॉक ने दिए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इंसान इक्वल हो जाएंगे, मतलब इंसान अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करेंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको दिया जाएगा। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स 83 में वो इस दायरा फ़ानी से कूच कर गया, तो उसके तकरीबन 40 साल बाद, उसके जाने के 40 साल बाद रशिया में इनकलाब आया, वहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, और उस इनकलाब के तकरीबन 30 साल बाद चाइना में इनकलाब आया,
फिर दूसरी भी रियासतें क्यूबा, वेनेजुएला, इन रियासतों में भी कम्युनिस्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा यूरोप में भी बहुत सी पार्टीज़, कम्युनिस्ट पार्टीज़, सोशलिस्ट पार्टीज़ वो वजूद में आई। इवन बरतानिया में लेबर पार्टी वो भी इसी से ही इन्फ्लुएंस्ड थी। तो ये तमाम सिलसिला जो है वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ की ही बेस पर वजूद में आया। आप कह लें कि दुनिया को यकसर इसने तब्दील कर कर रख दिया कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ ने, और इवन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उनको भी इन्हांस करने में कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ का बहुत बड़ा किरदार है। कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स वो इस्टेब्लिश हुए जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। तो यही कहा जाता है कि 20th सेंचुरी का जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर है, इन्फ्लुएंशियल थिंकर है, वो कार्ल मार्क्स है।